स्टूडेंट्स वेलकम टू पीयू अकेडमी। आज की वीडियो हमारी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए है। ये हिंदी की वीडियो है और ये प्रैक्टिस सेट 2 है आपका। ठीक है, पहला वाला पार्ट हो चुका है और अगर आपने वो नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम 51 क्वेश्चन नंबर से लेके 100 तक के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चंस हम इसमें करेंगे और जैसे हमने पहले एक्सप्लेन करते हुए आंसर पे टिक किया था, ऐसे ही हम एक्सप्लेन करते हुए आंसर्स पे टिक करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मुझे आपको एक क्वेश्चन का रिप्लाई और करना है। कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं कि फॉर्म गलत हो गया है या फॉर्म फिल नहीं हो पा रहा है। तो देखिए 30 तारीख लास्ट डेट है। अगर किसी का फॉर्म खुद से फिल नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो वो कैफ़े से जाके फिल करवा ले अपना फॉर्म। ठीक है, 30 जुलाई रात 12 बजे से पहले पहले आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो या तो कैफ़े से फिल करवा लें या फिर आप खुद कर सकते हैं तो सिस्टम से। ठीक है, आपके पास लैपटॉप है या पीसी है, कुछ भी है तो आप उससे अपना जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं, वरना आप किसी कैफ़े से करवा लीजिए। ठीक है, वैसे मैंने मोबाइल से कैसे करा जाएगा ये करके दिखाया है। ठीक है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप अपने आप से भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा भी कई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे कि कई बार एरर आ रहा है। ठीक है, तो एरर जब आता है तो मोस्टली तो आप ऐसा कीजिए, या तो दूसरे किसी फ़ोन से या किसी पीसी से चेक कीजिए, या फिर आप 1-2 बार और ट्राई कीजिए। ठीक है, तो हो जाएगा। और बाकी एक ये भी प्रॉब्लम आ रही थी कि फॉर्म ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट नहीं हो पा रहा है कि सेकंड पे आए आप। ठीक है, तो इसमें ना थोड़ा बहुत कुछ एरर आ रहा है। वो एरर आ रहा है आपकी डेट ऑफ बर्थ और नंबर वगैरह में। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, आपके नाम से अगर फिल नहीं हो रहा है तो आप किसी और के नाम से फिल कर दीजिए। ठीक है, उसे फिल कीजिए, सेकंड स्टेप पे आइए, फर्स्ट स्टेप एडिट हो जाएगा। ठीक है, और एडिट होने के बाद आपने जैसे अपने डेट ऑफ बर्थ नंबर किसी और का डाल दिया, ईमेल आईडी किसी और की डाल दी आपने, ज़रूरी नहीं है वो होनी भी चाहिए, आप फेक भी डाल सकते हैं। ठीक है, और डाली और सेकंड स्टेप ओपन किया। जैसे ही आप सेकंड स्टेप ओपन करेंगे देन आप फर्स्ट स्टेप अपना चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एडिट करने के लिए ऑप्शन आएगा। अच्छा, एक को प्रॉब्लम आई थी, मैं नाम भूल गई हूँ। तो उनका क्या प्रॉब्लम हुई थी कि इन्होंने अपना आर्ट्स ग्रुप भरने की जगह कॉमर्स ग्रुप फिल कर दिया। ठीक है, तो इन्हें जो एग्ज़ाम देना है वो कॉमर्स ग्रुप का ना देके आर्ट्स ग्रुप का देना है। तो देखिए यहाँ मैं आपको बता दूँ कि अगर बाय मिस्टेक, ठीक है, अगर बाय मिस्टेक आपसे छोटी मोटी कोई भी अगर गलती हो भी गई है फॉर्म भरते टाइम पे, तो देखिए ये फॉर्म जो है वो आपका, पहली बात तो ऑनलाइन पेपर नहीं है। ठीक है, ऑफलाइन पेपर है। ऑफलाइन पेपर में क्या होता है, एग्जाम हॉल में जब आप पेपर करने बैठेंगे तो आपको OMR शीट मिलेगी। ठीक है, तो OMR शीट में आपके लैंग्वेज चुनने का, आपका ग्रुप चुनने का सारा ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से अपने पेपर को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस बात में भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कॉमर्स गलती से भर भी दिया है तो आप आर्ट्स का पेपर दे सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे ऑप्शन में आप आर्ट्स चुनिएगा। ठीक है, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगाया है, ठीक है, या फिर आपने कोई डॉक्यूमेंट लगा दिया है और वो आगे चल के एडमिशन से पहले एक्सपायर हो रहा है तो उसे रिन्यू करवा लीजिए। ठीक है, अगर आपने बनवाया नहीं था, आपने फॉर्म फिल करने के बाद बनवाने के लिए अप्लाई किया है तो भी आप लगा सकते हैं। एडमिशन से पहले होना चाहिए आपका। अगर आपका एडमिशन से पहले है तो कॉलेज वाले एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, वो थोड़ा मना करेंगे लेकिन वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, वो 1 या 2 बार मना करेंगे, लेकिन अगर आपके पास एडमिशन के टाइम पे आप अपने फॉर्म के संग एडमिशन फॉर्म जो होता है उसके साथ आप जब उसे ऐड करके देंगे ना, पिन करके देंगे, तो वो ले लेंगे। ठीक है, वो कुछ मना नहीं करेंगे, वो सिर्फ चेक करेंगे और रख देंगे, सबमिट कर लेंगे। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सब काम किए हैं, सब चीज़ें देखी हैं, इसीलिए मैं आपको ये सारी सलाह दे रही हूँ। क्योंकि इन चीज़ों को लेके बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, सारे डाउट्स ऐसे ही हैं कि हमारा सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है, या हमारा सर्टिफिकेट जो है वो एक्सपायर हो गया है। ठीक है, या रिन्यू नहीं हो पाया, अभी बाद में होगा तो एडमिशन टाइम तक लग जाएगा, नहीं लगेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं, या फिर फॉर्म में मिस्टेक के। ठीक है, तो फॉर्म में अगर आपका कहीं पे नाम वगैरह गलत हो गया है तो थोड़ा इशू हो सकता है, लेकिन अगर आपने कोई सब्जेक्ट के लिए या कुछ भी किया है तो उसके लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है। अच्छा, एक और क्वेश्चन था कि जिन लोगों ने मास्टर्स दिल्ली से की है उन लोगों का रिज़ल्ट ग्रेड में आता है ना,
CGPA कहते हैं आई थिंक, तो उसमें आता है ग्रेड में। तो वो लोग ये कह रहे हैं कि हम अपनी परसेंटेज कैसे फिल करें, ठीक है। तो देखिए आपकी जो परसेंटेज है, अगर आप 55 या 60% से ऊपर आपकी परसेंटेज है, जो कि आपको पता होगा ग्रेड के अकॉर्डिंग भी कि आपकी फर्स्ट डिवीज़न है या नहीं है, ठीक है, तो आप अपनी परसेंटेज निकालिए और उसके अकॉर्डिंग अपने मार्क्स फिल कर दीजिए कि आपकी परसेंटेज उससे हाई रहे, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ भी मार्क्स फिल करते हैं इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि ये वाला जो ये है सिर्फ आपका एडमिट कार्ड निकल के आएगा, आप एंट्रेंस के लिए बैठेंगे, ठीक है। और जो आपसे 55% या 60% मांगी गई है ना, वो एडमिशन के टाइम पे देखेंगे। अगर आपने मान लीजिए आपका 40% है, आपने ये एग्ज़ाम दे दिया, आपको ऐसा नहीं है कि आपको एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, आपको एडमिट कार्ड भी मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। आप एग्ज़ाम दे देंगे, उसके बाद जब आपका एडमिशन होगा उस टाइम पे अगर आपकी परसेंटेज नहीं होती है तो एडमिशन नहीं हो पाएगा आपका, ठीक है। इसलिए यहाँ पे सही भरा जाता है। अगर 2-4 नंबर आप ऊपर नीचे कर भी देते हैं या कुछ हो जाता है तो यहाँ पे आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में कोई भी इशू नहीं आने वाला है, ठीक है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आप इतने ज़्यादा हाइपर मत होइए, जो भी फॉर्म फिल कर दिया है वो ठीक है, ठीक है। और जिसने फॉर्म नहीं फिल किया है तो देखिए आज 29 है, ठीक है, कल लास्ट डेट है, कल रात 12 बजे से पहले आप लोग प्लीज़ जाके जल्दी से अपना फॉर्म फिल कर दीजिएगा, ठीक है। और इससे पहले कोई भी आपको इशू आ रहा है फॉर्म के लिए, ठीक है, XYZ कोई भी आपको इशू आता है और अगर आपने कमेंट किया, आपको यहाँ कमेंट का रिप्लाई नहीं मिल पा रहा है, लेट हुए हैं, हो सकता है मैंने ओपन ना किया हो, ना देखा हो, तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलता है, ठीक है। आप वहाँ पे मैसेज करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी हम काफ़ी बातें हो चुकी हैं, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें उपसर्ग बताना है, ठीक है। अच्छा आपको ये पता है उपसर्ग होते क्या हैं? उपसर्ग क्या होते हैं हमारे? उपसर्ग शब्द में जो उपशब्द होता है, ठीक है, ये जो शब्द है उपसर्ग, ठीक है, ये उपसर्ग शब्द जो है इसमें जो उपशब्द है, ठीक है, इसका मतलब होता है समीप या निकट या पास का जो हमारा शब्द है, ठीक है। और जो सर्ग होता है इसका अर्थ क्या होता है? सृष्टि करना या बनाना, ठीक है। तो उपसर्ग एक तरह से हुआ एक निकट का शब्द बनाना, ठीक है, या निकट के शब्द की रचना करना या सृष्टि करना, ठीक है। तो उपसर्ग जो शब्द होता है उसका खुद भी कोई अर्थ होता है, ठीक है, और मतलब वो क्या होता है, एक सार्थक शब्द के आगे लग के एक नया अर्थ देता है, ठीक है। अगर हम देखें कि एक सार्थक शब्द है, ठीक है, जैसे स्वागत, ठीक है, स्वागत शब्द है, उसके आगे हमने सु लगा दिया, ठीक है, सु लगाते हैं तो सु क्या है? एक उपसर्ग है, ठीक है, जो कि बहुत से शब्दों के आगे लगता है। जैसे गम एक शब्द है तो सुगम, ठीक है, एक अर्थ बदल दिया। उसी की तरह स्वागत एक शब्द है, सुस्वागत, उपसर्ग लगा के हमने उस शब्द को बदल दिया, ठीक है। क्या होता है कि उपसर्ग क्या काम करता है? अर्थ बदलने का थोड़ा काम करता है। उपसर्ग का खुद भी एक अर्थ होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है उपसर्ग निगर्थक शब्द है, उपसर्ग भी एक सार्थक अर्थ देता है। और उपसर्ग को जब हम हटाते हैं तो हमें ये देखना होता है कि जो पीछे का बचा हुआ शब्द है वो भी अपने आप में एक सार्थक शब्द दे। जैसे यहाँ पे है बहिर्मुखी, ठीक है, बहिर्मुखी से हमें उपसर्ग हटाना है, ठीक है। अगर आप देखिए बहिष तो यहाँ होगा ही नहीं, ठीक है, बही, अगर हम बही हटा दें तो ये गमुखी, जो कि आधा ग बचेगा आपके पास, गमुखी कोई शब्द नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो बही है वो भी गलत है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बहिर और बहिर बचा है आपके पास। अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है कि कुछ बच्चों को ये भी मतलब गलतफहमी हो सकती है कि बहिर हटेगा, ठीक है, बहिर में ये वाला चौथा वाला नहीं हटेगा। क्यों नहीं हटेगा? इसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो रा है वो पूरा नहीं है, ठीक है, आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अगर रा आधा है तो आप आधा ही हटा पाएंगे ना, पूरा तो नहीं हटा देंगे। अब मुखी क्या है? मुखी एक शब्द है, ठीक है, बहिर्मुखी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, बहिर, ठीक है। तो जिन भी बच्चों ने ये आंसर लगाया था तो उनका आंसर राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपसर्ग युक्त शब्द है। अब यहाँ पे हमें बताना है ये 4 ऑप्शन में से किस में उपसर्ग है, ठीक है, और किस में नहीं है। चलिए अब हम यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं
थोड़ा इसमें लास्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डूबता बहता, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें तो डू तो कोई उपसर्ग नहीं है, ब तो कोई उपसर्ग नहीं है, जब बल्कि यहाँ पे हमने एक प्रत्यय का प्रयोग किया है, ता प्रत्यय का। कौन सा प्रत्यय? ता प्रत्यय। क्यों? क्योंकि डूब एक शब्द है, बह एक शब्द है, डूबता बहता, ठीक है। ता लगा के हमने यहाँ पे प्रत्यय लगा के हमने यहाँ पे शब्दों को थोड़ा सा बदल दिया है, ठीक है। चढ़ावा चढ़ाई, ठीक है। अब यहाँ पे जो चढ़ शब्द है तो आई और आवा ये कोई शब्द नहीं है, मतलब ये क्या है, ये कोई सार्थक शब्द नहीं है, ये बल्कि क्या है, ये प्रत्यय हैं, आवा और आई, ठीक है। यहाँ पे चढ़ मूल शब्द है जिसमें आवा प्रत्यय और आई प्रत्यय को लगाया गया है, ठीक है। फिर आता है आपका भुलावा और छलावा, ठीक है। ये शब्द आता है भुलावा और छलावा। अब इसमें देखिए यहाँ पे भूल और छल मूल शब्द है। यहाँ पे जो ये आवा शब्द है ना, आपका आवा शब्द, ये क्या है, एक प्रत्यय है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पहले में यहाँ पे, अब ये तो आपको पता ही चल गया होगा कि ये तीनों गलत हैं भाई, तो यही वाला सही होगा ए, ठीक है। अब ए ऑप्शन सही है, तो ये किस तरह से सही है, आहार और विहार। तो आहार और विहार शब्द में आ भी उपसर्ग है और वी भी उपसर्ग है, ठीक है। आप उपसर्ग पढ़ेंगे तो आपको हिंदी के अंदर उपसर्ग मिलेंगे, ठीक है। 21 उपसर्ग मिलते हैं, ठीक है। कहीं पे 21 का वर्णन है, कहीं पे ज़्यादा भी बताए गए हैं, तो कहीं पे कम भी हैं, मतलब आपको बुक्स के अकॉर्डिंग मिलेंगे, लेकिन मूल बुक से अगर आप देखें तो 21 उपसर्ग आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आ और वी जो है वो उपसर्ग हैं, ठीक है। और यहाँ पे हार जो शब्द है वो मूल शब्द है। तो आहार, हार शब्द में अ प्रत्यय लगाया गया है, आहार, और वी आहार में अ उपसर्ग लगाया गया है और मूल शब्द हार है, इस तरह आहार और वी उपसर्ग लगा के बिहार बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, आहार और बिहार। नेक्स्ट देखिए, किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे हमें पहले तो क्या करना होगा, यहाँ पे जब हम उपसर्गों को करते हैं ना, तो हमारे काम जो आती हैं वो आती है संधि विच्छेद, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कि आपने अगर संधि विच्छेद पढ़ रखा है, संधि पढ़ रखी है, तो आपके लिए उपसर्ग ढूंढना काफ़ी इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको इन्हें अलग अलग बांटना होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे अगर हम देखें ये वाला, ठीक है, अनुचित, तो अगर हम यहाँ पे अलग करें तो अनु और चित तो अलग होगा नहीं, ठीक है। अगर हम यहाँ अलग करें तो क्या आएगा, अन आएगा, अन, ठीक है, अन जो कि हमारा प्रत्यय है। फिर इसके बाद आएगा यहाँ पे उचित, ठीक है। अन प्रत्यय आने के बाद यहाँ पे घन लग के क्या आएगा, उचित, ठीक है। इस तरह से आपका शब्द बनेगा अनुचित, ठीक है। ऐसे ही अगर हम देखें दूसरा हमारा शब्द आता है ये अनिच्छा, तो यहाँ पे भी हमारा अन प्रत्यय है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें इसके साथ क्या आया, इच्छा, अनिच्छा, क्योंकि ये ई की जो मात्रा है वो न पे लग गई, ठीक है। अन इच्छा, अन प्रत्यय है इसमें भी। आगे देखें, ठीक है। अब यहाँ पे देखें अनुपम, यहाँ पे क्या है, अन प्लस उपम, यहाँ पे उपम है, अनुपमा होगा जहाँ तक है ये, तो उपमा आ जाएगा, ठीक है, अनुपम या अनुपमा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो डी है अनुगमन, ठीक है। गमन अपने आप में पूरा शब्द है और यहाँ पे अनुप्रत्यय का प्रयोग किया गया है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है अगर हम इसमें अन करके करें, अन घन उगमन, उगमन कोई शब्द नहीं होता, गमन शब्द होता है। इसका मतलब यहाँ पे अन नहीं, अनुप्रत्यय लगा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे वो क्या होगा, डी राइट आंसर होगा, जो कि अनुगमन है, जिसमें कि अनुप्रत्यय का प्रयोग किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निर्वासित शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है,
अब यहाँ पे निर्वासित शब्द है जिसमें कि हमें प्रत्यय बताना है। तो देखिए प्रत्यय क्या होता है, जो कि पीछे की ओर लगाया जाता है, ठीक है, जो कि प्रत्यय का अर्थ होता है प्रति प्लस आई से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है साथ में चलने वाला। साथ में चल के जो अर्थ बदलते वही प्रत्यय कहलाता है और इसे अंत में जोड़ा जाता है। अगर हम निर्वासित का प्रत्यय करना चाहते हैं तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके संधि बहुत काम आएगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए निर्वास, निर्वास एक शब्द है जिसमें अगर हम इत प्रत्यय को जोड़ते हैं तो वह क्या बनेगा, निर्वासित। क्योंकि इत प्रत्यय अब हम कैसे लेंगे, क्योंकि ये देखिए ता है और सा पे जो है वो छोटी ई की मात्रा है, इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे इत प्रत्यय को लिया गया है। बहुत हाई लेवल की आपको उपसर्ग प्रत्यय संधि नहीं दी जाएगी, ऐसे भी कुछ होते हैं क्वेश्चंस जिनमें कि थोड़ा सा अपवाद होता है, या ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि थोड़े से चेंजेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि इत की जगह एक प्रत्यय लग जाता। तो ऐसा है कि इतने भारी लेवल के, इतने हाई लेवल के क्वेश्चन आपको बीएड इंट्रेंस में देखने के लिए नहीं मिलेंगे, ठीक है। हाँ, ये अगर टैट का या टीजीटी का एग्ज़ाम होता तो बात अलग थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप बेझिझक आराम से बिना कंफ्यूज हुए सीधे सीधे आंसर निकाल के सीधे सीधे आंसर टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका डी आंसर होगा। इसका नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा शब्द प्रत्यय से नहीं बना है। तो यहाँ पे हमें बताना है कौन सा ऐसा शब्द है जो कि प्रत्यय लगाकर नहीं बना है, ठीक है। तो सबसे पहला शब्द देखिए नवल, ठीक है। नवल क्या है, इसमें नव एक शब्द होता है जिसमें ला को लगाया गया है, ला प्रत्यय लगा है और नवल बना है, ठीक है। मृदुल, मृदु एक शब्द है जिसमें ला प्रत्यय को जोड़ के मृदुल बनाया गया है। बहुल, बहुल बहु एक शब्द है जिसमें ला प्रत्यय को जोड़कर एक शब्द बनाया गया है। जबकि निगल, निग कोई शब्द नहीं है जिसमें ला प्रत्यय जोड़ा जाए। निगल अपने आप में एक संपूर्ण शब्द है जो कि अपना पूर्ण अर्थ देता है। तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट है, निम्न में से भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। अच्छा, चार आपको भाषाएं दी गई हैं, कौन कौन सी, हिंदी, कन्नड़, अंग्रेजी और प्राचीन फारसी। अब ये बताना है आपको भारोपीय परिवार की भाषा कौन कौन सी नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने अगर हाई लेवल इंग्लिश मास्टर्स में अगर आपने हिंदी पढ़ी है, ठीक है, अगर आपने हाई एजुकेशन में हिंदी ली है तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता होगा। और अगर आपको नहीं आता है तो यहाँ पे मैं आपको आंसर बताती हूँ। देखिए ये भारोपीय परिवार क्या होता है, हमारे कुछ चार भाषा परिवार हैं, उनमें से एक होता है भारोपीय परिवार और दूसरा होता है द्रविड़ परिवार, ठीक है। ये हमारे लिए काफ़ी मेन है, ठीक है। बाकी छोड़ दीजिए। यहाँ पे भारत के अंतर्गत यहाँ जो भाषा परिवार देखे गए हैं वो एक तो भारोपीय परिवार है और एक द्रविड़ परिवार है, दो भाषा परिवार हैं। बाकी सबको आप छोड़ दीजिए, ये भी एक पार्ट्स में आते हैं, वो भी आप छोड़ दीजिए, आपको इतना डीप नहीं जाना है। आपको इन दो परिवारों के बारे में अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो मैं बताती हूँ आपको इन दो के अंदर कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, आपको ये चीज़ नोट करनी है, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है और बहुत ज़्यादा डीप नहीं आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि भारोपीय परिवार की भाषा कौन सी नहीं है, तो मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पे जो आंसर है वो है कन्नड़। कन्नड़ भाषा भारोपीय परिवार की नहीं है। भारोपीय परिवार के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन, रशियन, ठीक है, और साथ ही साथ प्राचीन फारसी, ठीक है। मतलब रूसी भाषा और जर्मन भाषा भी भारोपीय परिवार के अंतर्गत आती है, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है कि हिंदी की जितनी भी बोलियां हैं, ठीक है, जैसे चाहे वो खड़ी बोली है, चाहे वो पंजाबी है, चाहे वो गुजराती है, चाहे वो मलयालम, इधर, ठीक है, नॉर्थ की, साउथ में मत जाइएगा, जितनी भी नॉर्थ की लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, वो सब किस में आती हैं, चाहे वो असमिया है, ठीक है, वो साउथ में नहीं आएगी, वो इधर नॉर्थ की साइड ही ली जाती है, भारोपीय परिवार के अंतर्गत ही आती है, ठीक है। जितनी भी ये वाली भाषाएं हैं आपकी, ठीक है, चाहे वो गुजराती है, चाहे वो पंजाबी है, चाहे वो खड़ी बोली है, बिहारी है, बंगाली है, राजस्थानी है, ये वाली जो भाषाएं हैं ये सभी भारोपीय परिवार के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। ये हिंदी के अंतर्गत आती हैं, तो ये सारी भाषाएं जो हैं भारोपीय परिवार के अंतर्गत ही आती हैं, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे सामने है द्रविड़ परिवार।
यहाँ पूछा गया है, देखिए कि निम्न में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है। तो यहाँ द्रविड़ परिवार की अगर आपको भाषा बतानी है तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है। ऑप्शन है आपके सामने उड़िया, बांग्ला, असमिया और कन्नड़। ठीक है, अब पहले हम जानते हैं कि द्रविड़ परिवार जो है उसकी कौन कौन सी भाषाएं होती हैं। तो द्रविड़ परिवार की जो भाषाएं होती हैं मूल रूप से 4 भाषाएं द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आती हैं। कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। 4 भाषाएं द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आती हैं। तो आपको क्या करना है, इन 4 भाषाओं में से एक भाषा इसमें बतानी है, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कौन सी जो भाषा है वो द्रविड़ परिवार की भाषा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो भाषा आएगी वो आएगी आपकी कन्नड़। कन्नड़ भाषा क्या है? द्रविड़ परिवार की भाषा है। ठीक है, 4 भाषाएं मिलती हैं, कौन कौन सी? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। ठीक है, आपको ये नोट करना है और अच्छे से याद करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे उड़िया, असमिया और बांग्ला भी दी है, क्योंकि ये साउथ की साइड का एरिया आ जाता है, बट ये लैंग्वेजेस भागोपीय परिवार में आती हैं और ये नॉर्थ साइड के लैंग्वेजेस के साथ ही गिनी जाती हैं। ठीक है, साउथ की लैंग्वेजेस में सिर्फ 4 लैंग्वेजों को गिना जाता है, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। साथ ही आप छोटी सी चीज़ और इसमें एक्स्ट्रा याद कर लीजिएगा द्रविड़ परिवार में, कि ये जो कौन कौन सी भाषा है जो कहाँ कहाँ बोली जाती हैं। जैसे कि आपका तमिल तमिलनाडु में बोला जाता है। तेलुगु कहाँ बोला जाता है? तेलुगु बोला जाता है आपका हैदराबाद के एरिए में। ठीक है, हैदराबाद में बोला जाता है। कन्नड़ कहाँ बोला जाता है? कर्नाटका में। और मलयालम कहाँ बोला जाता है? केरल में। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा एरिया भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि हो सकता है कोई जगह आपसे पूछ लें इन भाषाओं को लेके। ठीक है, उसके अलावा कुछ आपको बहुत डीप याद करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न संख्या 58 से लेके 61 तक के जो प्रश्न हैं उनमें शुद्ध वर्तनी का विकल्प हमें चुनना है। शुद्ध वर्तनी विकल्प के लिए यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें कि हमें बताना है कौन सा सही है। तो देखिए, बहिष्कार किस तरह से सही से लिखा जाता है ये हमें बताना है। तो अगर हम देखें तो बहिष्कार किस तरह से सही लिखा जाता है भाई, चुनिए ऑप्शन। चलिए, पता चल गया होगा आप सभी को, ऑप्शन बी करेक्ट है, बहिष्कार इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है निरपराध। निरपराध को किस तरह से लिखा जाता है? निरपराध को लिखा जाता है पहले ऑप्शन की तरह। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए 60 क्वेश्चन नंबर पे अपशकुन को किस तरह से लिखा जाता है। हम बोलते हैं ना अपशगुन हो गया, अपशगुन, तो हम शगुन बोलते हैं लेकिन होता असल में शकुन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ पे ये षटकोण वाला नहीं बनता, इसमें सी ऑप्शन नहीं होगा, ना ही सपेरे वाला बनता है तो डी भी नहीं होगा, और अशगुन नहीं होता, अपशकुन होता है, तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 4 शब्द आपको दिए हैं और पूछा है सही शब्द कौन सा है, क्योंकि हमें वर्तनी शुद्धि करनी है। अभी तो हमसे एक ही शब्द गलत गलत करके दिया था, यहाँ पे आपको शब्द ही 4 दिए हैं जिनमें से सही और गलत शब्द आपको बताने हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताती हूँ कौन सा शब्द सही है। ठीक है, तो चलिए पहले आप बताइए कौन सा शब्द सही है। चारों शब्दों को देखिए अच्छे से। तो देखिए, सही शब्द जो है वो है ऑप्शन डी, प्रत्यूष। प्रत्यूष शब्द जो है वो सही है। क्यों? क्योंकि विधि ऐसे नहीं लिखा जाता, विधि ऐसे लिखा जाता है। ये जो ब बत्तख वाला है, बत्तख वाला नहीं आता है, ब जो आता है वो कौन सा आता है? वक वाला व आता है। ठीक है, तो यहाँ पे बत्तख वाला बा लिखा है, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है? अमिश। अमिश में ये वाला जो श है ये श नहीं बनता है, अमिश में ये वाला श बनता है, षटकोण वाला। ठीक है, तो आमिश में ये वाला श हो गया। ठीक है, भाग्यमान नहीं होता, भाग्यवान होता है, यहाँ पे माँ की जगह पे ये व आएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके शब्द हैं वो थोड़े से चेंज करके दिए गए हैं, इनमें अशुद्धि थी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है
कौन सा शब्द शुद्ध है। अब यहाँ पे भी आपको शुद्ध शब्द बताना है। तो विद्वतापूर्वक, भिखारिणी, मुंशी या लब्ध प्रतिष्ठित कौन सा शब्द है जो कि सही है। इसमें देखिए जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, विद्वतापूर्वक। ठीक है, ये शब्द सही है। भिखारिणी जो लिखा है यहाँ पे, ये जो ड आ रहा है इसकी जगह पे न आएगा। ठीक है, भिखारिणी सही शब्द के लिए। मुंशी जो शब्द है, मुंशी में ये वाला सा ना आके सा शरीफे वाला सा आएगा। ठीक है, मुंशी। और लब्ध प्रतिष्ठित नहीं आएगा, ये जो इत प्रत्यय इसमें लगाया गया है इसे हटा दिया जाएगा, लब्ध प्रतिष्ठ। ठीक है, लब्ध प्रतिष्ठ शब्द यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको उचित शब्द भरना है रिक्त स्थान में। तो विकास के लिए आर्थिक आवश्यक होती है, तो यहाँ पे क्या आर्थिक आवश्यक होती है बताइए। आर्थिक सक्षमता। ठीक है, अगर आपको विकास करना है तो विकास के लिए आर्थिक सक्षमता आप में होनी चाहिए। आर्थिक विविधता नहीं होगा, बहुलता नहीं होगा, आत्मनिर्भरता नहीं होगा, आर्थिक सक्षमता आवश्यक होती है। वीडियो यदि आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हाँ, तो नेक्स्ट है, शास्त्र में हमें किसी विषय का ज्ञान विधि पूर्वक होता है और कला से हम उस विषय का सीखते हैं। तो यहाँ पे जो ये फिलअप करने के लिए है आपको जो रिक्त स्थान है, इस रिक्त स्थान को हमें भरना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए, शास्त्र में हमें किसी विषय का ज्ञान विधि पूर्वक होता है और कला से हम उस विषय का क्या सीखते हैं। संयोग सीखते हैं? नहीं। प्रयोग सीखते हैं? बताइए, क्या सीखते हैं? ज्ञान सीखते हैं? नहीं, हम कला से उस विषय का उपयोग सीखते हैं। ठीक है, यहाँ पे सही आंसर क्या होगा आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट है, प्राचीन काल में मध्य प्रदेश धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक क्रियाकलापों का मुख्य क्या था, केंद्र था। ठीक है, केंद्र रहा है, ना कि बाजार, घर या क्षेत्र रहा है, केंद्र रहा है। नेक्स्ट है, सच्चरित्र व्यक्तियों की आत्मकथा अन्य व्यक्तियों के लिए किस चीज़ का स्रोत होती है भाई, प्रेरणा का। ठीक है, क्योंकि अगर हम एक अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति की आत्मकथा देखते हैं तो उससे क्या होता है, हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अनुवृत्ति, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अनुवृत्ति तथा यहाँ पे रिक्त स्थान है, फिर है के क्षण आते जाते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अनुवृत्ति और यहाँ पे जो शब्द आएगा वो आएगा विरक्ति। ठीक है, मतलब सुख दुख के जो पल होते हैं वो आते जाते रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, 68 और 69 क्वेश्चन नंबर के लिए है ये कि निम्नलिखित प्रश्नों में त्रुटिपूर्ण वाक्य चुनिए। तो आपको यहाँ वाक्य में गलती बतानी है। पहला है तुमने अपनी, दूसरा स्वेच्छा से, तीसरा ऑप्शन है यह काम किया है, या फिर डी है कि इसमें कोई त्रुटि नहीं है। सबसे पहले तो आप एक सेंटेंस को पूरा लिखिए जो कि उन्होंने डिवाइड करके लिखा है। तो सेंटेंस क्या है, तुमने अपनी स्वेच्छा से यह काम किया है। ठीक है, आपके पास ये वाक्य पूरा बन गया। अब यहाँ पे आपको गलती देखनी है। तो गलती कहाँ पे है, गलती है इसमें ए ऑप्शन में। ठीक है, क्यों है गलती, क्योंकि स्व इच्छा का मतलब क्या होता है, अपनी इच्छा। ठीक है, और यहाँ पे क्या दे दिया, अपनी स्व इच्छा। अपनी स्व इच्छा क्या होता है भाई, या तो स्व इच्छा होता है या अपनी इच्छा होता है। ठीक है, या तो स्व इच्छा होगा या फिर अपनी इच्छा होगा, दोनों का अर्थ एक ही है। लेकिन अपनी स्व इच्छा क्या होता है भाई, ऐसा कोई शब्द नहीं होता। इसलिए राइट आंसर कौन सा होगा, ए, क्योंकि यहाँ पे ये वाला शब्द अपनी गलत है। ऐसा नहीं है, आपको हो सकता है ये कहे भाई स्वेच्छा गलत क्यों नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप स्वेच्छा को हटाते हैं तो क्या आएगा, तुमने अपनी से यह काम किया, नहीं, तुमने स्वेच्छा से यह काम किया है। ठीक है, तो ये वाला सही हो गया ना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है
समय का सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। अब हमारे पास एक और वाक्य आ गया भाई कि समय का सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। अब यहाँ पे भी गलती बतानी है। अब यहाँ पे क्या गलती है, ध्यान से देखिए। यहाँ गलती है ऑप्शन ए में। क्या गलती है, ये जो का प्रयोग हुआ है, ठीक है, ये का क्या है, कारक चिन्ह है, ठीक है। तो ये कारक चिन्ह गलत है, क्योंकि इस का की जगह यहाँ पे कौन सा कारक चिन्ह होना चाहिए था, के। ये होना चाहिए था ना, समय के सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है, ठीक है। तो ये बहुत छोटी छोटी मिस्टेक इसमें होती हैं, ये आपको ढूंढना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप लोग के पास कोई भी बुक है, ठीक है, आपके पास कोई भी बुक हो, चाहे वो लूसेंट की है, चाहे वो कार की, कोई भी अगर आपके पास हिंदी की प्रैक्टिस की बुक है, ठीक है, या ग्रामर की, या फिर आपके पास कोई भी प्रीवियस पेपर भी है ना, तो आप उनसे थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए। या ऑनलाइन आपके पास आजकल फ़ोन तो है ही सबके पास, ठीक है। आपका कोई भी ऐसा पॉइंट है, जैसे मैं सॉल्व करवा रही हूँ, तो इस बीच आपका कोई भी ऐसा पॉइंट आ रहा है जो कि आपको आता नहीं है, ठीक है, या आपका वीक है, आप समझ नहीं पा रहे हैं उस पॉइंट को, तो आप उसके लिए अपने फ़ोन में प्रैक्टिस क्वेश्चंस निकालिए और उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। 10 कीजिए, 20 कीजिए, 50 कीजिए, आपको कब तक नहीं आएगा। सिर्फ एक दिन आप उस टॉपिक को दीजिए और आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और अगर उसके बाद भी कोई डाउट है, जो सॉल्व करते हुए आपको कोई डाउट आता है, तो बिल्कुल मैं हूँ, आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं, आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, आप मुझे यहीं यूट्यूब में कमेंट करके पूछ सकते हैं वीडियो में, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज करके मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अधर शब्द का अनेकार्थक नहीं है, ठीक है। अधर शब्द का अनेकार्थी शब्द हमें यहाँ बताना है। तो अधर शब्द का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है, अक्षी नहीं है, ठीक है, ये तो सभी को पता होगा। ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। अक्षी जो है वो अनेकार्थक शब्द नहीं है अधर का, ठीक है। आकाश को अधर भी कहते हैं, अनाधर को अधर कहेंगे, होठ को अधर कहेंगे, लेकिन अक्षी का अर्थ होता है आँख, ठीक है। अक्षी को अगर हम अनेकार्थक शब्द में लिखें तो इसके जो अनेक शब्द होंगे या पर्यायवाची कह सकते हैं, तो वो क्या होगा, अक्षी का आँख, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा अमृत शब्द का अनेकार्थक नहीं है। अब यहाँ पे बताना है आपको अमृत शब्द का अनेकार्थक क्या नहीं है, ठीक है। तो अमृत शब्द का अनेकार्थक क्या नहीं है, अनमोल नहीं है, बी आंसर होगा इसका। अनमोल का अनेकार्थक जो होगा वो होगा अमूल्य, कीमती, ठीक है। कीमती, अमूल्य, अनमोल, ये सब जो हैं एक दूसरे के अनेकार्थक हैं। अमर का भी अनेकार्थक अमृत होगा, दूध का भी अमृत होगा और जल का भी अमृत होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स, श और स और ह व्यंजन है, तो कैसे व्यंजन है ये, उच्छित, स्पष्ट, ऊष्म या ण। तो इसमें कौन से व्यंजन है ये, देखिए थोड़ा आपको इसके लिए भाषा विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, तभी इसका जो आंसर है वो बच्चे अच्छे से दे पाते हैं। तो भाषा विज्ञान का ज्ञान मैं मानती हूँ सभी बच्चों को नहीं होगा, ठीक है, खासकर जो आर्ट्स से नहीं हैं, जो कि बिलोंग भी साइंस या फिर कॉमर्स से करते हैं, या फिर आर्ट साइड से अगर बिलोंग करते भी हैं तो इंग्लिश या अदर लैंग्वेज के हैं। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, स, श, स और ह, ये जो व्यंजन हैं ये आपके ऊष्म व्यंजन हैं, ऊष्म, ठीक है, ऊष्म व्यंजन है, ऑप्शन बी करेक्ट है। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, तो जिन व्यंजनों को जब हम बोलते हैं तो उन्हें बोलते हुए जब हमें गर्माहट निकलती है, ठीक है, तो वो जो गर्माहट होती है वो हमें मुंह में पता चलती है, ठीक है। और जब हमें उस गर्माहट का पता चलता है, उस सुगंधाहट का पता चलता है, तो वो ऊष्म व्यंजन होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप जब बोलेंगे श, श, ह, तो आपके अंदर से एक हवा निकलेगी जो कि थोड़ी गर्म हवा होगी, ठीक है। आप बोल के देखिएगा तो यहाँ पे ये कौन से हो गए, ऊष्म व्यंजन हो गए। नेक्स्ट है ता, था, द, ध, स आदि का उच्चारण है,
ठीक है, ये क्या है, तालव्य है, दंत्य है, मूर्धन्य है या दंतोष्ट है, क्या है ये। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ता क्या होगा, त, थ, द, ध, न। जब ये बोलेंगे आप त, थ, द, ध, न, ये ठीक है। यहाँ पे आपको शब्द स भी दिया है, ठीक है, स, सपेरे वाला ये स आपको दे दिया है, आदि का उच्चारण है। ये स जो आपको दिया है ये थोड़ा गलत दे दिया है इन्होंने, ठीक है। ता, था, द, ध, न, ये जो शब्द होते हैं यहाँ पे न होना चाहिए था। बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन आपका थोड़ा सा गलत है। यहाँ पे यहाँ पे आपका न नल होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे न आएगा आपका। तो ये जो न शब्द है ये सब क्या होता है, दंत। दंत्य कौन से उच्चारण में हमें पता चलेगा कि ये दंत्य हैं, ये हमें तब पता चलेगा कि जब आप इन्हें बोलेंगे, जैसे त, थ, द, ध, न। जब आप ये बोलेंगे तो आपकी जो जीभ है वो जीभ आपके दांतों से टकराएगी। आप बोलिए, अगर आप क बोलेंगे, क, ख, ग, घ, तो ये आपके सिर्फ कंठ से आवाज़ निकलेगी, गले से आवाज़ निकलेगी, जीभ हिलेगी भी नहीं, ठीक है। यहीं आप च, छ, ज, झ, ण बोलेंगे तो आपकी जो जीभ का मध्य भाग है वो आपके तालू से लगेगा, ठीक है। इसी तरह से जब आप बोलेंगे ट, ठ, ड, ढ, तो ये ट वाली जो लाइन है जब आप बोलेंगे तो आपकी जो जीभ है वो लगभग उल्टी हो जाएगी और वो घूम के मूर्धन्य तक लगेगी, ठीक है, मूर्धा पे लगेगी। और त, थ, द, ध, न, जब आप ये लाइन बोलेंगे तब आपकी जो जीभ है वो दांतों पे लगेगी। इस तरह से आपके दंत ये उच्चारण होगा। अच्छा, अब दंतोष्ट क्या होता है, एक ऐसा शब्द जिसे बोलते हुए आपके जो होंठ हैं वो दांतों से टकराएं, साथ ही आपकी जीभ जो है वो भी दांतों से टकराए। आप व बोलिएगा, व, जब आप वो शब्द बोलेंगे तो आपके जो होंठ हैं वो दांतों से ज़रूर टकराएंगे। वो कौन सा बोलना है, ब नहीं बोलना है आपको, वो बोलना है। वो है वक वाला व, ठीक है, बकरी वाला व मत बोलिएगा। वो ब जब बोलते हैं वो ओष्ठ से बोला जाता है, सिर्फ होठों से बोला जाता है, ठीक है। प, फ, ब, भ, म, ये वाली जो लाइन है ये सिर्फ होठों से बोली जाती है। और जो वो शब्द है, अकेला वो शब्द जो है वो वो शब्द आपका दांत और होठ दोनों का प्रयोग करके बोला जाता है। तो वो शब्द जो होता है वो नतोष्ट होता है, ये वाला वो, ठीक है, मैं आपको बता दे रही हूँ, ये वाला वो बोल के देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वह गलत होने से, फिर लाइन है, डरती है, वाक्य में उचित क्रिया विशेषण शब्द आएगा। तो वो गलत होने से बहुत डरती है, तेज़ डरती है, अचानक डरती है, धीरे धीरे डरती है, तो ये नहीं होगा। वो गलत होने से बहुत डरती है। नेक्स्ट है, वह दिन भर काम करता रहा। रेखांकित पद किस अव्यय के भेद का उदाहरण है। तो यहाँ पे देखिए, दिन भर, दिन भर जो शब्द है हमें क्या बताना चाह रहा है, क्या हमें किसी स्थान का पता चल रहा है, नहीं। क्या हमें इससे कोई तुलना का पता चल रहा है, नहीं। क्या हमें किसी रीति का पता चल रहा है, नहीं। क्या हमें इससे किसी काल का पता चल रहा है, बिल्कुल पता चल रहा है भाई। हमें दिन भर का मतलब एक समय का पता चल रहा है ना, कि हमें दिन भर, पूरे दिन वो क्या है, काम करता रहा। तो यहाँ पे कौन सा होगा, कालवाचक, ठीक है। जब तुलना हो तो तुलना बोधक, स्थान का बोध हो तो स्थान बोधक, रीति का पता चले तो रीतिवाचक, और काल का पता चले तो कालवाचक। काल के अंदर कालवाचक में कौन से शब्द आते हैं, जब क्रिया समय से संबंधित विशेषता को प्रकट करती है उस समय पर कालवाचक क्रिया होती है। और ये कौन कौन सी होती है, अब, कब, तब, आज, कल, दिन भर, ठीक है। ये जो शब्द होते हैं जो कि एक तरह से हमें एक फिक्स टाइम का नहीं बताते हैं, लेकिन एक टाइम का बताते हैं, एक काल का बताते हैं, तो ये सब शब्द जो होते हैं ये कालवाचक होते हैं। नेक्स्ट आता है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, वाच्य क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं वाच्य क्या होता है। क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि किसी वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है, या फिर भाव की प्रधानता है, जब हमें ये चीज़ का पता चलता है तो उसे क्या कहते हैं, वाच्य कहा जाता है, ठीक है।
वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, ये आपसे क्वेश्चन किया गया है। तो जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया, कर्ता, कर्म और भाव का जब पता चलता है तो इस तरह से 3 इसके वाच्य हमें देखने के लिए मिलते हैं। कौन कौन सा? एक कृतवाच्य होता है, एक कर्मवाच्य होता है और एक भाववाच्य होता है। इस तरह से 3 वाच्य हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कृतवाच्य का वाक्य बताइए। अब इसके लिए तो आपको वाच्य पढ़ने पड़ेंगे, है ना। कृतवाच्य बताना है। कृतवाच्य क्या होता है? जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, ठीक है। जिसमें कर्म की प्रधानता होती है वो कर्मवाच्य, और जिसमें भाव की प्रधानता होती है वो भाववाच्य होता है। मैं आपको बताऊंगी यहाँ चारों में कौन कौन से वाच्य हैं, तब आपको पता चलेगा कि कृतवाच्य कौन सा है, ठीक है। चलिए नीचे देखते हैं। डी से शुरू करते हैं। यहाँ पे भी हम, ये जो डी ऑप्शन है, ठीक है, यह क्वेश्चन, ये आपके पास वाक्य क्या है? छात्रों द्वारा फुटबॉल खेली जाती है। यहाँ पे एक चीज़ पे गौर कीजिए, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि फुटबॉल को खेला गया छात्रों के द्वारा। यहाँ पे फोकस किस चीज़ पे है? फुटबॉल पे है। किसी अन्य खेल को भी खेला जा सकता था, लेकिन यहाँ पे जो फोकस है वो किस चीज़ पे है? फुटबॉल पे यहाँ पे फोकस रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया? ये कर्म की प्रधानता हो गई, क्योंकि यहाँ पे हमने जो फोकस है वो कर्म पे है, क्योंकि क्रिया क्या है? खेलना क्रिया है भाई। और क्रिया किस पे फोकस कर रही है? फुटबॉल पे कर रही है। फुटबॉल को खेला गया, ठीक है। तो छात्रों के द्वारा किसी को भी खेला जा सकता था, लेकिन फुटबॉल को खेला गया, ये क्या है? कर्म बता रहा है। तो यहाँ पे कर्मवाच्य हुआ। इसी तरह अगर हम सेकंड देखें, ये थर्ड वाला ऑप्शन जो नेक्स्ट देखते हैं, आज टहलने चला जाए। तो जब आप टहलते हैं तो उस समय पे क्या आपका कर्म हो रहा है या कर्ता कर रहा है? नहीं, आज टहलने चला जाए, इसमें आपके भाव का पता चल रहा है। आपको एक फीलिंग आएगी कि आप टहल रहे हैं, ठीक है। टहलना एक फीलिंग होती है। जब भी कोई फीलिंग कहीं आ जाए तो वो भाववाच्य होता है। आपको इसमें तो कुछ सोचना समझना ही नहीं है। ऐसा कोई भी काम जिससे आपको फील हो, ठीक है, वो काम सीधा सीधा आपका भाववाच्य में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि टहलने को आप किसी को दिखा नहीं सकते। फुटबॉल आप किसी के हाथ में दे सकते हो, खेल किसी के संग सकते हो, लेकिन टहलना एक फीलिंग है जो कि जो टहलेगा वही ले सकता है, ठीक है। आओ खेलने चलते हैं। खेलना एक फीलिंग है जो कि सिर्फ वही ले सकता है जो खेल रहा है, ठीक है। तो ये जो चीज़ होती है इसका थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? भाववाच्य है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, राम द्वारा रावण को मारा गया। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ बताया गया क्या है? मारा गया। किसे मारा गया भाई? रावण को मारा गया। क्रिया क्या फोकस करवा रही है? रावण पे फोकस करवा रही है। तो यहाँ पे क्या है? कर्म पे फोकस है। तो यहाँ पे भी क्या हो गया? कर्मवाच्य हो गया। अब यहाँ पे पहला जो आता है, राम पत्र लिखता है, ये वाला सही होगा। यही बचा है भाई, ठीक है। अब राम पत्र लिखता है में कृतवाच्य क्या है? मतलब कर्ता प्रधान होना चाहिए। यहाँ पे लिखना हो गया क्रिया, हमारी क्रिया हो गई लिखना। लिखा जा रहा है, किसे लिखा जा रहा है? पत्र को लिखा जा रहा है। पत्र कौन लिख रहा है? राम लिख रहा है, ठीक है। कर्ता कौन है? करने वाला कौन है? राम है, जो कि क्या कर रहा है? लिख रहा है पत्र को, ठीक है। लिखना, ये जो क्रिया है ये किस पे फोकस डाल रही है? राम पे फोकस डाल रही है, ठीक है। लिख रहा है, कौन लिख रहा है? क्या लिख रहा है? राम लिख रहा है, पत्र लिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द युग्म की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है। अब यहाँ पे अशुद्ध वाक्य आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कर्ता और कर्ती होता है यहाँ पे, इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है। और कर्ती कैसे लिखा जाता है? कर्ता की तरह ही कर्ती लिखा जाएगा, करती ऐसे लिखा जाएगा, ना कि कर्ती, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसका ए होगा, इसका भी ए है। नेक्स्ट देखिए, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? आपको 4 कारक दिए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। कर्म कारक, अपदान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक। 4 आपको कारक दिए गए हैं। तो कौन सा कारक होगा? वह अगले साल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें
अधिकरण कारक का पता चल रहा है। अधिकरण कारक का पता चल रहा है। कैसे पता चल रहा है भाई अधिकरण कारक का? अधिकरण कारक का पता हमें कैसे चल रहा है? क्योंकि पहले तो यहाँ लगा लेते हैं हम, डी ऑप्शन सही है। क्योंकि अधिकरण कारक कौन सा होता है? जिसमें हमें स्थान, समय या फिर सीमा का बोध होता है। ठीक है, यहाँ पे हमें स्थान का पता चल रहा है कि वह अगले साल आएगा। कहाँ आएगा भाई? यहीं आएगा, यहाँ से जा रहा है। ठीक है, अगले साल आएगा। समय का पता चल रहा है कब आएगा? अगले साल आएगा। ठीक है, और सीमा, चलिए सीमा को तो छोड़िए, लेकिन हमें यहाँ पे स्थान और समय का पता चल रहा है। दोनों चीज़ों का हमें यहाँ पे बोध हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, सॉरी स्टूडेंट अगर आपको थोड़ा साउंड में प्रॉब्लम हो रही हो तो, क्योंकि अचानक से थोड़ा बारिश स्टार्ट हो गई है तो इस वजह से साउंड की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। वो बारिश की आवाज़ आ रही होगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि ये ना आए। नेक्स्ट देखिए, मृगेंद्र का प्राय है। मृगेंद्र का प्रायवाची बताना है आपको। ठीक है, तो मृगेंद्र, ठीक है, मृगेंद्र का प्रायवाची, तो पहले हम ये जान लेते हैं मृगेंद्र का प्रायवाची क्या होगा। तो ये क्या होगा? शार्दूल। थोड़ा सा आपको प्रायवाची याद करने होंगे इसके लिए। ठीक है, अही किसका प्रायवाची होता है भाई? अही किसका होता है? सांप का। ठीक है, सांप, स्नेक। कुरंग, कुरंग किसका होता है? हिरण। ठीक है, नेक्स्ट हाय, हाय किसका होता है? हाय होता है घोड़ा। ठीक है, किसका होता है? घोड़े का। ठीक है, तो पता चल गया आपको किसका कौन सा है। नेक्स्ट देखिए, शांति शब्द का समानार्थी नहीं है। शांति शब्द का समानार्थी नहीं है। ठीक है, तो समानार्थी और प्रायवाची लगभग एक ही होते हैं। तो आकाश का प्रायवाची शांति नहीं होता है, या समानार्थी शांति नहीं होता है। आकाश को हम किन अनेक नामों से जान सकते हैं? आकाश को हम अंबर कह सकते हैं, व्योम कह सकते हैं, गगन कह सकते हैं। ठीक है, शांति किसका होगा? मौन का, चुप्पी का और निर्भरता का। ठीक है, यहाँ देखिए आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, इसे आप शांति से आराम से पढ़िएगा। यहाँ पे पॉज कीजिएगा और साथ ही से पढ़िएगा आराम से, बिल्कुल तसल्ली के साथ इसे पढ़िएगा, फिर ही इसके क्वेश्चन आंसर हो पाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन के आंसर बताऊँगी, आप पढ़िएगा और खुद ढूंढिएगा। कबीर के सामने कोई टिक नहीं पाता था, क्योंकि कबीर कैसे थे? क्योंकि उनका व्यक्तित्व जो था वो बहुत ऊंचा था। ये चीज़ आपको इसमें मिल जाएगी पैराग्राफ में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कबीर ने विरोध किया। किसका किया? ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसमें, आचरणहीन ढोंगियों का विरोध किया कबीर ने। नेक्स्ट है, संत कबीर ने प्रत्यक्ष किया। संत कबीर किस चीज़ को मानने वाले थे? तो वो साधु संतों को मानते थे, तो इसलिए उनका जो मार्ग था वो ज्ञान मार्ग था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कबीर की रचनाओं की भाषा बोलचाल की भाषा थी, क्योंकि उनके उपदेश कैसे थे? सर्व साधारण के लिए थे, मतलब सभी साधारण से साधारण व्यक्ति भी उनके उपदेशों को सुन सकता था। ठीक है, नेक्स्ट है, उपयुक्त गद्यांश का सबसे अधिक मतलब सर्वाधिक उचित शिक्षक आपको क्या लगता है? तो यहाँ पे महानायक नहीं थे कबीर, ना ही निर्गुणवादी हम कहेंगे उन्हें, हम उन्हें समाज सुधारक कहेंगे, क्योंकि जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो इससे लगेगा उन्होंने समाज के लिए कहा है, समाज को सुधारने के लिए यहाँ पे बात की है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, समाज सुधारक कबीर। नेक्स्ट आता है, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री को एक शब्द में क्या कहा जाता है? तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री। ठीक है, इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वीर पशु। ठीक है, मतलब वीर पुत्र को जन्म देने वाली। वसुंधरा का क्या अर्थ होता है? पृथ्वी, है ना। वसुंधरा क्या होता है? पृथ्वी। और माते किसे कहते हैं? पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री को माते कहते हैं। ठीक है, और इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं, वीर पशु वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो सबसे आगे रहता हो उसको
क्या कहते हैं भाई, बताइए क्या कहते हैं जो सबसे आगे रहता है? उसे कहते हैं अग्रणी, ठीक है। और बाकी के क्या है? अनादि। अनादि किसे कहते हैं? जिसका आरंभ ही नहीं होता उसे क्या कहते हैं? अनादि। और अनुकरणीय किसे कहते हैं? अनुकरण करने योग्य जो होता है उसे क्या कहते हैं? अनुकरणीय। और अवैध किसे कहते हैं? जो वैध ना हो, मतलब जो लीगल ना हो उसे क्या कहते हैं? अवैध, इनलीगल, ठीक है। फिर आता है जो कम बोलता है उसे क्या कहते हैं? जो कम बोलता है उसे क्या कहते हैं भाई? तो कहते हैं अल्पभाषी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। अल्पभाषी। मितव्ययी किसे कहते हैं? कम खर्च करने वाले को। हितैषी किसे कहते हैं? जो हमारा अच्छा चाहता हो, ठीक है, भला चाहने वाले को हितैषी कहेंगे। और वाचाल किसे कहते हैं? उद्दंडता पूर्वक बोलने वाला, मतलब एकदम से बोलते रहने वाला, वो ये ना सोचे कि मुझे किसी की इज्जत भी करनी है, वो बोलने से मतलब है उसे वाचाल कहते हैं ऐसे इंसान को। फिर नेक्स्ट आता है समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? बताइए समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है वड़वाग्नि। इसे थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। समुद्र में लगने वाली आग को वड़वाग्नि कहा जाता है। जंगल में लगने वाली आग को दवाग्नि कहा जाता है, ठीक है। और साथ ही पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि कहा जाता है। जब कहते हैं ना पेट में आग लग रही है, बहुत पेट में जब आग लगती है, ठीक है, उसे आप भूख कीजिए कहिए या जलन कहिए तो उसे जठराग्नि कहते हैं, ठीक है। इस तरह से ये कुछ शब्द हैं जिन्हें आपको याद करना होगा, ठीक है। जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम बताइए। ये तो आपको देखिए याद करनी पड़ेंगी क्योंकि रचनाएं हैं, रचनाओं से रिलेटेड नाम है। तो इसका जो रचनाकार है वो है मधुकर कवि, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट है। आदिकालीन काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है। आदिकाल में किसका वर्णन नहीं किया गया? जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, सिख साहित्य या नाथ साहित्य। तो यहाँ पे राइट आंसर का ऑप्शन सी, सिख साहित्य का वर्णन यहाँ नहीं किया गया है। जैन, नाथ और सिद्ध का वर्णन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर देखिए इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है, ठीक है। कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है हमें ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए विनय पत्रिका जो रचना देखने को दिख रही है आपको, तीसरी विनय पत्रिका, ये रचना तो तुलसीदास जी की ही है, लेकिन उन्होंने सूरदास जी से मिलने के बाद इसकी रचना ब्रज भाषा में की थी, ना कि अवधी भाषा में की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? ये एक बहुत ही प्रचलित प्रश्न है और मुख्य रूप से आपको ज़्यादातर बीएड में आपको देखने के लिए मिलेगा। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विद्यापति का। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। अरे ययावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? तो अरे ययावर रहेगा याद, ययावर का अर्थ होता है यहाँ वहाँ घूमना, ठीक है, यात्रा करना। तो ये एक यात्रा वृतांत है, इसमें यात्रा के बारे में बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे कन्याकुमारी तक की यात्रा जो की गई है वो कश्मीर से लेके उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ये अज्ञे की रचना है, ठीक है। किसकी है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की रचना है। ये अज्ञे की रचना है, याद रखिएगा। आगे ययावर रहेगा याद, ये एक यात्रा वृतांत है। फिर देखिए हानुस नाटक के रचनाकार कौन है? ठीक है, ये चीज़ आपको देखनी है। हानुस नाटक के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार जो है ऑप्शन सी करेक्ट होगा, भीष्म साहनी है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लॉट का मोर्चा, रिपोर्टाज के लेखक कौन है? सबसे पहले तो इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि प्लॉट का मोर्चा क्या है, एक रिपोर्टाज है, ये हमें याद करना है क्योंकि अभी पीछे ही आपसे पूछा गया है, ठीक है, कि किस विधा की है। तो इसके राइटर कौन है? इसके हैं शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये कब लिखी गई थी? 1952 में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1952 में लिखी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है मुर्धैया किस रचनाकार की आत्मकथा है? ये है तुलसीराम की आत्मकथा है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और ये कब लिखी गई थी? 2010 में लिखी गई थी और 2 पार्ट्स में लिखी गई है। ये पहले पार्ट का नाम ही मुर्धैया है, ठीक है। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना जीवनी है। ठीक है, तो इनमें से जीवनी बतानी है आपको कौन सी रचना है, तो जीवनी है इसमें आवारा मसीहा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये कौन सी जीवनी है, ये एक जो बंगाली राइटर थे शरद चंद्र, ठीक है, उनके द्वारा लिखी गई एक रचना है। ठीक है, और शरद चंद्र पे मतलब ये एक जीवनी है आवारा मसीहा शरद चंद्र पे जो लिखी गई है। ठीक है, और जो पंचरत्न 10 तस्वीरें और दहकती भट्टी है, ये क्या है, ये एक रेखा चित्र है। ये तीनों क्या हैं, ये रेखा चित्र हैं। ठीक है, विधाएं याद कर लीजिएगा इनकी, क्योंकि विधाएं अक्सर पूछी जा रही हैं। देखिए यहाँ भी आपसे पूछा गया है कौन सी रचना जीवनी है। ठीक है, तो ये रेखा चित्र हैं तीनों, और आवारा मसीहा क्या एक जीवनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भाग्यवती उपन्यास है। भाग्यवती किसका उपन्यास है, क्योंकि यहाँ राइटर के नाम दिए गए हैं, तो भाग्यवती किसका है, श्रद्धाराम फुल्लौरी का उपन्यास है ये। इसकी रचना कहाँ हुई थी, अमृतसर में हुई थी 1888 में। ठीक है, तो ये नहीं पूछा जाएगा आपसे कि इसकी रचना कहाँ हुई थी, ये पूछा जाएगा कि वैसे तो यहाँ पे देखिए मोस्टली मैंने देखा है यहाँ पे अभी आपको करवाएं कि जो प्रीवियस क्वेश्चन थे उसमें भी जो टाइमिंग थी, जो सन थी, वो काफ़ी कम पूछी गई है, लेकिन हमें अपनी नॉलेज के लिए थोड़ा पता होना चाहिए जिससे क्वेश्चन आ जाए तो हमारे गलत ना हो। तो जो भी रचनाएं हैं उनका टाइमिंग जिनकी दे रखी है हम उनकी जान लेनी चाहिए। ठीक है, जिनकी मैं बता रही हूँ कि इम्पॉर्टेंट है उनकी आप थोड़ा नोट कर लीजिए। ठीक है, तो भाग्यवती की जो रचना हुई थी वो 1888 में हुई थी। काफ़ी इजीली याद हो जाएगा 188। तो वो इसमें ही रचना की थी, किसने की थी, श्रद्धाराम फुल्लौरी ने इसकी रचना की थी। इसी के साथ देखिए यहाँ पे आपकी क्लास कंप्लीट होती है, 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो पर लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं इसकी तीसरी वीडियो के साथ। आई होप कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अपने कलेक्ट किए होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपने यहाँ पे सही किए होंगे। तो चलिए जितने भी आपके मार्क्स आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स इसमें आए हैं, 50 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।